नमस्कार। आज हम पढ़ेंगे मौर्यकालीन समाज, धर्म और अर्थव्यवस्था के बारे में। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे मौर्यकालीन सामाजिक स्थिति के बारे में। मौर्यकालीन समाज को जानने के लिए जो प्रमुख सोर्स हैं वो अर्थशास्त्र हैं, कौटिल्य के अर्थशास्त्र, मेगास्थनीज की इंडिका, अशोक के अभिलेख और अन्य पुरातात्विक साक्ष्य। मौर्यकालीन समाज कई वर्गों में डिवाइड था। कौटिल्य के अनुसार वर्ण व्यवस्था ही सामाजिक संगठन का आधार थी और वर्ण व्यवस्था की रक्षा करना राजा का मुख्य कर्तव्य था। चारों वर्णों के व्यवसाय निर्धारित थे जिनका की पालन करना उन्हें बहुत आवश्यक था। चारों वर्णों में ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, तो चारों वर्णों में ब्राह्मण का जो स्थान था वो विशिष्ट था। यह पुरोहित, शिक्षक, राजा के मंत्री तथा कानूनी सलाहकार के रूप में राज्य और प्रशासन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते थे। ब्राह्मणों को राज्य की ओर से कर मुक्त भूमि दी जाती थी जिसे ब्रह्मदेव कहा जाता था। दूसरा वर्ग क्षत्रियों का था। यह वर्ग राजकाज, प्रशासन और सैनिक वृत्ति से संबद्ध था। वैश्य जो थे वो व्यापार और कृषि कार्य करते थे और इस समय शूद्रों की स्थिति में महत्वपूर्ण परिवर्तन आए। उन्हें शिल्पकला, सेवावृत्ति के अलावा कृषि, पशुपालन और व्यापार करने की भी अनुमति मौर्यकाल में मिली, यानी मौर्यकाल में शूद्रों की स्थिति में थोड़ा बहुत सुधार आया। अर्थशास्त्र में करीब 15 मिश्रित जातियों का उल्लेख हुआ है जिन्हें अंतवासिन कहा गया है। इनकी उत्पत्ति अनुलोम और प्रतिलोम विवाह के कारण हुई थी। इन जातियों में प्रमुख जातियां थी अंबस्ट, निषाद, पार्शव, रथकार, वैदेहक, मागध, सूत, चांडाल और श्रवापाक। ये इस तरह की जाति थी। जो चांडाल और श्रवापाक थे उनको अछूत माना जाता था और उन्हें बस्तियों से बाहर शमशान के निकट रहने को कहा गया था। वर्ण व्यवस्था का पालन बहुत कठोरता से होता था और जो पहले 3 वर्ण थे, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, इन तीनों को द्विज की श्रेणी में रखा गया था। सामूहिक रूप से ये वर्ग जो था वो विशेष अधिकार प्राप्त वर्ग था। आश्रम व्यवस्था के पालन पर भी जोर दिया गया था मौर्य काल में। मेगास्थनीज ने अपने तरीके से एक सामाजिक वर्गीकरण अपनी पुस्तक में प्रस्तुत किया है। मेगास्थनीज की इंडिका में भारतीय समाज को 7 जातियों में विभाजित किया गया था। पहला था दार्शनिक, जो कि 2 प्रकार के थे। ये मेगास्थनीज का वर्णन है। जो दार्शनिक थे वो 2 प्रकार के थे, ब्राह्मण और श्रमण। ब्राह्मण का कार्य यज्ञ, संस्कार और अन्य धार्मिक कार्य करना था जिसके बदले की उन्हें दान दक्षिणा मिलती थी। और जो श्रमण थे वो सन्यासी और तपस्वी का जीवन व्यतीत करते थे और इसमें ज्यादातर जो थे वो आयुर्वेद के ज्ञाता आते थे। दूसरा वर्ग था किसान का, जिनका मुख्य व्यवसाय कृषि करना था और ये राज्य को अपनी उपज का 1/4 भाग कर के रूप में देते थे। तीसरा वर्ग था शिकारी या पशुपालक का। ये शिकार करने के साथ साथ मवेशियों की देखभाल भी करते थे। पशुचारण के बदले इन्हें राज्य से आर्थिक सहायता मिलती थी। ये हमेशा भ्रमण करते रहते थे, किसी निश्चित स्थान पर नहीं रहते थे। शिल्पी या कारीगर जो चौथा वर्ग था, ये कारीगर जो थे वो विभिन्न प्रकार के सामान तैयार करते थे जो सैनिक उपयोग, किसानों और सर्वसाधारण के उपयोग के लिए होती थी। पांचवा वर्ग था योद्धा या सैनिक वर्ग का। इनका कार्य युद्ध करना था और राज्य की तरफ से इन्हें घोड़े और अस्त्र शस्त्र दिए जाते थे तथा अच्छा वेतन दिया जाता था। छठा वर्ग था निरीक्षक या गुप्तचर का। ये राज्य में होने वाली प्रत्येक घटना की जानकारी राजा को देते थे और इनकी विभिन्न श्रेणियां थी। महिलाएं भी गुप्तचर का उस समय काम करती थी। सातवां वर्ग था अमात्य एवं सभासद का। ये राजा के विश्वास पात्र होते थे और समाज और प्रशासन में इनका प्रभाव होता था। तो मेगास्थनीज ने जिन जातियों का उल्लेख किया है वे वस्तुतः वर्ण व्यवस्था को इंगित नहीं करती बल्कि विभिन्न व्यवसाय में लगे लोगों का उल्लेख करती है। दास प्रथा प्रचलित थी मौर्य काल में, लेकिन मेगास्थनीज और अन्य जो यूनानी लेखक थे डायोडोरस और एरियन और स्ट्रेबो कहते हैं कि भारतीय समाज में दास प्रथा प्रचलित नहीं थी। लेकिन दासों की उपस्थिति का प्रमाण बौद्ध ग्रंथों से मिलता है और अर्थशास्त्र में भी दासों की अलग अलग श्रेणियों का वर्णन है। संभवतः भारतीय दासों की स्थिति उतनी बुरी नहीं थी जितनी कि यूनान और रोम में थी, इसीलिए यूनानी लेखक दास प्रथा के प्रचलन को स्वीकार नहीं करते हैं। अर्थशास्त्र में 9 प्रकार के दासों का उल्लेख मिलता है। वो थे उदरदास,
दंड प्रणीत, ध्वजारथ, गृहजात, दायागत और लब्ध, कृत, आत्मविक्रयी और अहितक। तो ये 9 प्रकार के दासों का उल्लेख अर्थशास्त्र में मिलता है। स्त्री दासों के रूप में धात्र, उपचारिका और परिचारिका का उल्लेख कौटिल्य ने किया है। स्त्री दासों की एक श्रेणी थी बंध की। इसके अलावा गणिकाएं भी दासी तुल्य ही थी। कुछ दास युद्धबंदी थे, तो कुछ बंधक बनाए गए थे, तो कुछ पेट पालने के लिए दास बनते थे और कुछ जुर्माना नहीं चुका पाने की वजह से दास बन जाते थे। मौर्यकाल में दासों के साथ उदारतापूर्ण व्यवहार किया जाता था, यानी मौर्यकालीन दासों की जो स्थिति थी वो पश्चिमी देशों में प्रचलित जो दास व्यवस्था जो थी उससे बेहतर थी। पारिवारिक और सामाजिक जीवन, मौर्यकाल में पारिवारिक और सामाजिक जीवन जो था वो शांतिपूर्ण था। संयुक्त परिवार प्रणाली थी। सामाजिक नियमों के पालन पर जोर दिया जाता था और सामाजिक अपराधों को रोकने के लिए कठोर सजा दी जाती थी। उस समय विवाह ज्यादातर एकात्मक होते थे, कहीं कहीं पे वह विवाह के भी उदाहरण मिलते हैं। अर्थशास्त्र में 8 प्रकार के विवाहों का उल्लेख किया गया है। ब्रह्म विवाह, देव, आर्ष विवाह, प्रजापत्य, असुर विवाह, गांधार विवाह और राक्षस और पैशाच विवाह का उल्लेख जो मिलता है वो अर्थशास्त्र में मिलता है। पहले 4 प्रकार के विवाह अर्थशास्त्र के अनुसार धर्मसंगत माने जाते थे और अंतिम 4 जो थे वो अधार्मिक माने जाते थे। वर्ण विशेष के अनुसार विवाह किए जाते थे और अनुलोम और प्रतिलोम विवाह भी विशेष परिस्थितियों में ही जायज थे। तलाक की सुविधा स्त्री और पुरुष दोनों को थी मौर्यकाल में और पुनर्विवाह और नियोग प्रथा भी प्रचलित थी। अर्थशास्त्र में सती प्रथा का उल्लेख नहीं मिलता है, जबकि यूनानी लेखक उत्तर पश्चिम में योद्धाओं की पत्नियों के सती होने का उल्लेख करते हैं। स्त्रियों की स्थिति कानूनी तौर पर सुदृढ़ थी, लेकिन उन पर अनेक तरीके की पाबंदियां लगा रखी थी। एक तरफ उन्हें पुनर्विवाह, तलाक संबंध और संपत्ति संबंधी अधिकार और आर्थिक क्रियाकलापों में भाग लेने का अधिकार था तथा उनकी सुरक्षा के लिए स्त्री अध्यक्ष महामात्र नियुक्त किए गए थे, तो दूसरी तरफ उनकी स्वतंत्रता पर अंकुश भी लगा दिया गया था। स्त्रियों को घर की 4 दीवारी में रहने और अपने पति की इच्छा के अनुसार कार्य करने को कहा गया। इस समय पर्दा प्रथा में कठोरता आई। मेगास्थनीज के अनुसार स्त्रियों की खरीद बिक्री होती थी और अनेक स्त्रियां जो थी गणिका का जीवन व्यतीत करती थी और उनके कार्यों पर निगरानी रखने के लिए राज्य की तरफ से गणिका अध्यक्ष और राजपुरुष नियुक्त किए जाते थे और अनेक स्त्रियां रूपा जीवा यानी वैश्या का जीवन जीती थी और इसके अलावा स्त्रियां गुप्तचर का काम भी करती थी। मौर्यकालीन लोग शाकाहारी और मांसाहारी दोनों तरह का भोजन करते थे और इस समय चावल जो था वो मुख्य भोज्य पदार्थ था। इसके अलावा मांस, मछली और मदिरा का भी प्रयोग किया जाता था। शराब के उत्पादन और बिक्री पर राज्य का नियंत्रण होता था। लोग रंगीन और सुंदर वस्त्र पहनते थे। उच्च वर्ग के लोग बहुमूल्य वस्त्र पहनते थे, जैसे मखमल और रेशम के आभूषण पहनने के शौकीन थे। संपन्न व्यक्ति सोने के बर्तन और उत्तम प्रकार के मिट्टी के बर्तन, जैसे जो NBPW यानी नॉर्थ जो ब्लैक पॉलिश वेयर जो बर्तन थे उसका प्रयोग करते थे, यानी उत्तरी काले पॉलिश वाले मृदभांड का प्रयोग करते थे। घरों का निर्माण पक्की ईंटों से होता था और लकड़ी के भी मकान बनते थे, जैसे पाटलिपुत्र का राजप्रसाद। घर की सजावट ये मिट्टी के खिलौने और पशु पक्षियों की मूर्तियों से करते थे। मौर्यकालीन भारतीयों के मनोरंजन के साधन जो थे वो नाचना, गाना बजाना, नाटक करना, मदारी, कुश्ती का खेल इस तरीके से थे। इसके अलावा शतरंज खेलना, जुआ खेलना, शिकार करना इन्हें पसंद था। मौर्यकालीन जो लोग थे वो अंधविश्वास और पारलौकिक शक्तियों में विश्वास करते थे। नक्षत्रों की गणना भी इस समय की जाती थी। जनपत्रियों और शकुन अपशकुन पर विश्वास किया जाता था। स्त्रियां शुभ फल की प्राप्ति के लिए तथा बुराई के अंत के लिए अनेक अनुष्ठान करती थी। तो इस प्रकार मौर्य साम्राज्य जो समाज था वो एक तरीके से विकसित और व्यवस्थित समाज था, जिसमें सभी वर्गों के कर्तव्य निश्चित थे और स्त्रियों की स्थिति भी जो उत्तर वैदिक काल और महाकाव्य काल से अच्छी थी। अब पढ़ेंगे हम आर्थिक अवस्था के बारे में। मौर्यकालीन अर्थव्यवस्था कैसी थी? मौर्यों ने मिश्रित अर्थव्यवस्था अपनाई, जिसके अंतर्गत कृषि, व्यवसाय और वाणिज्य व्यापार की प्रगति हुई और जिसके कारण मौर्य युग की आर्थिक संपन्नता बढ़ी। मौर्यकाल में लोगों का जो मुख्य व्यवसाय था वो कृषि और पशुपालन था। किसानों की संख्या सर्वाधिक थी। किसानों को राज्य का संरक्षण प्राप्त था। कुछ भूमि राज्य की थी और कुछ पर किसानों का स्वामित्व था। जो राजकीय भूमि थी उस पर सीताध्यक्ष और दासों, कर्मकारों और कैदियों की मदद से कृषि कार्य करवाया जाता था। किसान अपनी उपज का 1/6
से लेकर 1/4 भाग जो था भूमि कर राज्य को देते थे। किसानों को खेती के लिए हल, बैल और बीज की सहायता राज्य के द्वारा की जाती थी, जिसके बदले में किसान को अतिरिक्त कर भी देना पड़ता था। राज्य किसानों को सिंचाई की सुविधा भी देता था, जिसके लिए सेतु बंद यानी तालाब, कुएं, बांध ये सब बनवाए गए थे। इस सुविधा के बदले किसानों को अतिरिक्त सिंचाई कर यानी 1/5 से लेकर 1/3 भाग तक राज्य को देना पड़ता था। अकाल के समय किसानों की सहायता की जाती थी। किसान विभिन्न प्रकार के अनाज उस समय मौर्यकाल में उगाते थे, जैसे दलहन, अनाज में तिलहन, सब्जियां, फल उपजाया करते थे और चावल, गेहूं, जौ, बाजरा, मूंग दाल और आम, केला, गन्ना, तिल, इस तरीके के विभिन्न प्रकार के मसाले और औषधियों के पौधे भी उस समय बड़े पैमाने पर लगाए जाते थे। कृषि के साथ साथ पशुपालन भी किया जाता था। मेगास्थनीज के अनुसार तीसरा जो सामाजिक वर्ग था वो चरवाहों का था, जो पशुओं की देखभाल करता था और चारागाहों की व्यवस्था राज्य के द्वारा ही की जाती थी। वन संपत्ति की देखभाल के लिए एक कुप्याध्यक्ष नियुक्त किया गया था और अर्थशास्त्र में वनों की अलग अलग श्रेणियों का उल्लेख मिलता है, जैसे पशु वन, मृग वन, द्रव्य वन, हस्ती वन, इस तरीके से वनों की श्रेणियां डिवाइड कर रखी थी। जो पशु वन था वो जंगली जानवर और मृग वन जो था वो पालतू पशुओं के लिए था। द्रव्य वन में आर्थिक महत्व वाले जैसे लकड़ी और खान इत्यादि थे और हस्ती वन में हाथी पाए जाते थे, जो कि युद्ध में काम आते थे। तो इन सब पर राज्य का नियंत्रण था। वनों से राज्य को बहुत आमदनी होती थी और वन संपदा के आधार पर अनेक कारखाने स्थापित किए गए थे और इनसे जो तैयार सामान था वो बेचकर राज्य धन कमाता था। शिल्प, मौर्य काल में अनेक शिल्पों और उद्योगों का विकास हुआ। मेगास्थनीज शिल्पियों की जाति का उल्लेख करता है। उनमें से कुछ शिल्पी तो राजकीय शिल्पी होते थे और कुछ स्वतंत्र रूप से कार्य करते थे। जो स्वतंत्र शिल्पी थे वो राज्य को कर और बेगार यानी भिक्षति भी देते थे। प्रत्येक प्रकार के उद्योग धंधों की देखभाल के लिए अध्यक्ष नियुक्त किए गए थे। शिल्पियों की अपनी एक श्रेणी और संगठन होता था। इस समय के उद्योग धंधों में प्रमुख थे मिट्टी के बर्तन बनाना, लकड़ी का काम करना, वस्त्र बुनना और विभिन्न प्रकार के धातु, पत्थर और शीशे का सामान तैयार करना। इसके अलावा शराब बनाना, इस तरीके से उस समय के उद्योग धंधे थे। कुंभकार का व्यवसाय बहुत विकसित था। मौर्य युगीन स्थलों से बड़ी मात्रा में मिट्टी के बर्तन, मूर्तियां, खिलौने, मन के आभूषण मिले हैं। इस समय उत्तरी काले पॉलिश वाले मृदवान यानी NBPW भी बनाए जाते थे। इस समय ईंट बनाने और बड़ेगिरी का व्यवसाय जो था वो उन्नत स्थिति में था। चर्मकार जूते और अन्य उपयोगी सामान बनाते थे। हाथी दांत से आभूषण बनाए जाते थे। सूत काटने और वस्त्र बुनने का उद्योग सबसे अधिक विकसित था। सूती, रेशमी और ऊनी वस्त्र तैयार किए जाते थे। वस्त्रों को रंगने और कशीदाकारी का भी काम किया जाता था। सोना, चांदी, तांबा और लोहे के आभूषण और युद्ध के हथियार बनाए जाते थे। अस्त्र शस्त्र के निर्माण पर राज्य का एकाधिकार था। बहुमूल्य पत्थरों से आभूषण बनते थे और पत्थर पर पॉलिश भी की जाती थी। तो इस प्रकार अनेक प्रकार के शिल्पों, व्यवसाय और उद्योगों का विकास इस समय हो गया था। व्यापार वाणिज्य, जो मौर्यकालीन आर्थिक संपदा है वो व्यापार वाणिज्य पर ही आधारित थी। राज्य में आर्थिक हितों की सुरक्षा, जनसाधारण और व्यापारियों की सुविधा के लिए वाणिज्य संबंधी नियम बनाए गए थे। देश के प्रमुख व्यापारिक मार्गों उत्तर पश्चिमी, दक्षिणी और पश्चिमी पर मौर्यों का नियंत्रण था। जो पूर्व में ताम्रलिप्ति बंदरगाह था और पश्चिम में भड़ोच और सोपारा बंदरगाह था, जिससे कि व्यापार होता था। व्यापारिक मार्गों की सुरक्षा के लिए अधिकारियों की नियुक्ति की जाती थी। मेगास्थनीज के अनुसार एस्ट्रोनोमॉई नामक एक पदाधिकारी था जो सड़कों की देखभाल करता था और दूरी निर्देशित करने के लिए 10 स्टेडिया की दूरी पर पत्थर स्थापित कर देते थे। इन सुविधाओं के कारण स्थल और सामुद्रिक मार्गों द्वारा भारत का अंतर्देशीय और विदेशी व्यापार बढ़ा। इस समय भारत का व्यापारिक संबंध जो था मौर्य काल में वो पश्चिमी एशिया, मिस्र, फारस की खाड़ी, अदन और चीन से था। अर्थशास्त्र में चीनी रेशम का उल्लेख किया गया है। विदेशों को हाथी दांत और मोती, रंग, नील और बहुमूल्य लकड़ियां, वस्त्र इत्यादि भेजे जाते थे और उसके बदले में सोना और बहुमूल्य वस्त्र मंगवाए जाते थे। अर्थशास्त्र में भी भारत के विभिन्न भागों की प्रमुख वस्तुओं का उल्लेख किया गया है, जिससे कि अंतर्देशीय व्यापार की जानकारी इसमें मिलती है। जैसे हिमालय में हाथी और हाथी दांत और सोना, चांदी, दक्षिण में शंख, हीरे, रत्न, मोती और सोने की बहुलता थी और बंगाल, आसाम और मगध और काशी जो थे वो वस्त्र के लिए फेमस थे। तो इस तरीके से मौर्य काल में व्यापार होता था।
राज्य की तरफ से नियत बाजारों में ही सामानों की खरीद बिक्री हो सकती थी और पोतवाध्यक्ष नापतोल, बटखरे, बाजार इत्यादि पर नियंत्रण रखता था और पण्याध्यक्ष जो था वो व्यापार पर नियंत्रण रखता था। व्यापारियों के सामान और मापतोल की शुद्धता की जांच की जाती थी और बिक्री कर की चोरी करने वालों के लिए मृत्युदंड की व्यवस्था थी। मुद्रा प्रणाली कैसी थी मौर्य काल में? मुद्रा के निर्माण और संचालन पर राज्य का एकाधिकार था और लक्षणाध्यक्ष मुद्रा व्यवस्था या राज्य की जो टकसाल थी उसका अध्यक्ष था। यद्यपि इस समय के जो निश्चित सिक्के थे वो नहीं मिलते हैं जिन्हें प्रामाणिक तौर से मौर्य शासकों का माना जा सके, लेकिन आहत सिक्के मिले हैं मौर्यकालीन स्थलों से बहुत बड़ी संख्या में, जिनसे सिक्कों के प्रचलन की पुष्टि होती है। अर्थशास्त्र में विस्तृत मुद्रा प्रणाली के बारे में लिखा है। विभिन्न प्रकार के सिक्कों, पर्ण, सुवर्ण, कांसार पर्ण, माशक, काकड़ी और अर्ध काकड़ी का उल्लेख मिलता है। ये सिक्कों का जो उल्लेख मिलता है वो अर्थशास्त्र में मिलता है। ये सिक्के सोने, चांदी और तांबे के होते थे और मुद्रा प्रणाली की व्यवस्था ने व्यापार और सूदखोरी की प्रथा को भी बढ़ाया। इस प्रकार मौर्य युग जो था वो आर्थिक संपन्नता का युग था। कृषि, शिल्प, व्यापार वाणिज्य की प्रगति ने शहरीकरण की प्रक्रिया को और आगे बढ़ाया और आर्थिक संपन्नता ने कला, कौशल और धार्मिक और शैक्षणिक विकास को भी प्रभावित किया। धार्मिक अवस्था कैसी थी मौर्य काल की? मौर्य काल धार्मिक सहिष्णुता का काल था। सभी धर्मावलंबी स्वतंत्र रूप से अपना अपना धर्म मानते थे। तत्कालीन सोच से इस समय मुख्यतः 3 धर्मों के प्रचलन का प्रमाण मिलता है। उस समय के जो धर्म प्रचलित थे उनमें से 3 धर्म थे प्रमुख: वैदिक या ब्राह्मण धर्म, जैन धर्म और बौद्ध धर्म। इसके अलावा अन्य छोटे-छोटे भी संप्रदाय थे। ब्राह्मण धर्म में नए धर्मों के उदय के बावजूद भी ब्राह्मण धर्म जो था उस समय तक अस्तित्व बनाए रखा था और यज्ञवल्ली की प्रथा अभी भी प्रचलित थी। विभिन्न संस्कारों के पालन और वर्ण और आश्रम व्यवस्था की पवित्रता को बनाए रखने पर जोर दिया जाता था। समाज में ब्राह्मण और पुरोहित जो थे उनकी प्रतिष्ठा थी। मेगस्थनीज उन्हें दार्शनिक कहता था। इनकी 2 श्रेणियां थी, ब्राह्मण और श्रमण। जैसा कि मैंने पहले बताया, ब्राह्मण यज्ञ संबंधी कार्य करते थे, परंतु श्रमण जो थे वो सन्यासी का जीवन व्यतीत करते थे। ब्राह्मणों को एक करमुक्त भूमि दी जाती थी जिसको ब्रह्मदेव कहा जाता था और जो श्रमण थे वो तप और भक्ति का मार्ग का पालन करते थे। ब्राह्मण धर्म के अंतर्गत अनेक संप्रदाय प्रचलित थे जिसमें आजीवक संप्रदाय महत्वपूर्ण था और अशोक और उसके उत्तराधिकारी दशरथ ने आजीवकों को नागार्जुनी और बराबर की पहाड़ियों में गुफाएं दान में भी दी थी। भागवत संप्रदाय भी उस समय अस्तित्व में आ चुका था। मेगास्थनीज के अनुसार मथुरा जो था वो हेराक्लिस यानी कृष्ण की पूजा का प्रधान केंद्र था। उस समय शैव संप्रदाय भी प्रचलित था। इसके अलावा अन्य देवताओं जैसे ब्रह्मा, इंद्र, यम, वरुण, कुबेर, कार्तिकेय इन सब की भी पूजा की जाती थी। अर्थशास्त्र में देवताध्यक्ष नामक पदाधिकारी का उल्लेख मिलता है जो कि मंदिरों और देवताओं की देखभाल करता था और इसके मौर्य काल में भूत प्रेत, जादू मंत्र का भी प्रभाव था, मतलब मानते थे लोग। और वृक्ष पूजा और नाग पूजा भी मौर्य काल में प्रचलित थी। इसके अलावा अनेक जो तीर्थ स्थल बनाए गए थे, तीर्थ केंद्र के रूप में भी फेमस थे, तो राज्य जो था वो यात्रियों से तीर्थ कर भी लेता था। अशोक के पहले जैन धर्म जो था वो एक प्रभावी धर्म था क्योंकि चंद्रगुप्त मौर्य जो था वो जैन धर्म को मानता था और चंद्रगुप्त ने अपने धार्मिक विश्वासों को प्रजा पर थोपने का प्रयास कभी भी नहीं किया। उसने धार्मिक सहिष्णुता की नीति अपनाई। चंद्रगुप्त के समय में ही जैन धर्म जो था वो 2 संप्रदायों में विभक्त हो गया था और चंद्रगुप्त के शासनकाल में 12 वर्षों का एक भीषण अकाल पड़ा था, तो जनजीवन पूरी तरीके से अव्यवस्थित हो गया था। चंद्रगुप्त खुद दुखी होकर मगध छोड़कर जैन भिक्षु थे भद्रबाहु, उनके साथ शमंड वेलकुलगा जो कि मैसूर कर्नाटक में वहां पर चला गया और जो जैन अब मगध में रह गए थे उन्होंने स्थूलभद्र को अपना नेता मान लिया था। जैसे ही 12 वर्ष का अकाल समाप्त हुआ तो कर्नाटक से बहुत से जैन जो थे वो वापस मगध लौट आए, लेकिन इनका जो 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 कर्नाटक से जो जैन आए थे इनका मगध के जैनियों से आचरण संबंधी नियमों को लेकर विवाद खड़े हो गए थे। इसके बाद पाटलिपुत्र में एक सभा का आयोजन किया गया जिसके बाद जैन धर्म जो था वो 2 भागों में विभक्त हो गया, श्वेतांबर और दिगंबर। तो जो मगध में जो जैन थे वो श्वेतांबर कहलाए और जो भद्रबाहु के शिष्य थे जो कर्नाटक चले गए थे और कर्नाटक से वापस मगध आए थे वो कहलाए थे दिगंबर। मौर्य काल में बौद्ध धर्म की भी प्रगति हुई। अशोक के प्रयासों से बौद्ध धर्म का व्यापक प्रसार हुआ और उसके प्रयासों से ही बौद्ध धर्म जो था वो श्रीलंका और मध्य एशिया तक फैला। अशोक ने व्यक्तिगत रूप से अपने धर्म के प्रचार के साथ साथ बौद्ध धर्म के उत्थान और प्रसार में भी रुचि ली। बौद्ध संघ में व्याप्त मतभेदों को दूर करने के लिए उसने बौद्धों की तीसरी संगति पाटलिपुत्र में आयोजित करी
और इस तीसरी संगति की जो अध्यक्षता की थी वो मोगलीपुत्र तीस ने की थी। अशोक ने बौद्ध धर्म की प्रतिष्ठा को बढ़ाने के लिए बौद्ध गया की यात्रा की और लुम्बिनी में जो है ना जो कर था उसको कम कर दिया था। अहिंसा की नीति अपनाई और 84,000 स्तूपों का निर्माण कराया। अशोक जो कि बौद्ध धर्म का अनुयायी था लेकिन फिर भी उसने धार्मिक सहिष्णुता की नीति अपनाई और उसने ब्राह्मणों और श्रमणों को दान भी दिया और आजीविकों के लिए गुफाएं भी बनवाई। मौर्य काल में शिक्षा और साहित्य में भी प्रगति हुई। शैक्षणिक और साहित्यिक प्रगति के दृष्टिकोण से मौर्य साम्राज्य था बहुत महत्वपूर्ण था। इस समय गुरुकुल शिक्षा प्रणाली थी और राज्य की तरफ से आचार्यों और पुरोहितों को आर्थिक सहायता दी जाती थी। राज्य की तरफ से ब्रह्मदेव भूमि भी दान में दी जाती थी और उस समय जो प्रमुख शिक्षा के केंद्र थे तक्षशिला, बनारस और उज्जैन थे, जहाँ दूर दूर से विद्यार्थी शिक्षा अर्जित करने आते थे। धार्मिक शिक्षा के अलावा राजनीति शास्त्र, धनुर्विद्या, चिकित्सा शास्त्र, मंत्र विद्या की भी शिक्षा दी जाती थी। शिल्पी संघ जो थे वो व्यावसायिक शिक्षा देने का कार्य करते थे और मौर्य काल में जो भाषा, लिपि और साहित्य का जो था विकास हुआ। इस समय संस्कृत, पाली और प्राकृत भाषाओं और ब्राह्मी, खरोष्ठी लिपियों का विकास इस समय हुआ। ब्राह्मण, जैन और बौद्ध धर्म के विकास ने धार्मिक साहित्य की रचना को प्रभावित किया और वेदांग, गृहसूत्र और धर्मसूत्र की रचना भी मौर्य काल में हुई। बौद्ध त्रिपिटकों और जैन सूत्रों की भी रचना मौर्य काल में हुई। कौटिल्य का अर्थशास्त्र इस काल की सबसे महत्वपूर्ण रचना थी और इस पुस्तक की जो तुलना की गई वो मैकियावली की पुस्तक थी प्रिंस, उससे की जाती है। पाणिनि की अष्टाध्यायी और जो सुबंधु था विख्यात नाटककार, उनका जो स्वप्न वासुदेव उसकी भी रचना इसी काल में हुई। तो आज हमने पढ़ा मौर्यकालीन समाज, सामाजिक स्थिति, धार्मिक स्थिति और मौर्यकालीन आर्थिक स्थिति और शिक्षा और साहित्य का विकास। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।